लोहरदगा टोली होकर हुई रवाना, समय की होगी बचत। और राज्य के विभिन्न हिस्सों में 13 और 14 नवंबर को हल्की बारिश की संभावना, 17 नवंबर से मौसम होगा साफ। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर है 0112397804 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपालों और उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन आज राष्ट्रपति भवन में शुरू हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चौथी बार इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत ने कोविड-19 के खिलाफ व्यापक और प्रभावी अभियान चलाया है। राष्ट्रपति ने अपने कार्यों के लिए कोविड योद्धाओं की सराहना की। और विशाल पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका है। आज 108 करोड़ से भी अधिक वैक्सीनेशन करके देशवासियों को महामारी से बचाने के अभियान में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस सम्मेलन के प्रतिभागियों के लिए यह संतोष का विषय है कि कोविड की आपदा का सामना करने में राज्यपालों ने भी अपना सक्रिय योगदान किया। अनेक राज्यों ने दूसरे राज्यों के अच्छे प्रयासों को अपनाया। इन समग्र प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमारे देश ने अनेक विकसित देशों की तुलना में कोविड की आपदा का सामना बेहतर ढंग से किया है। इस सम्मेलन में चर्चा का एक और भी महत्वपूर्ण विषय है बेस्ट प्रैक्टिसेस एट राजभवन। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि टीबी के उन्मूलन, रेड क्रॉस संस्था से संबद्ध गतिविधियों तथा सैनिक वेलफेयर बोर्ड की जिम्मेदारियों से आप सभी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि अपनी रिपोर्ट तथा प्रस्तुतियों में आप सब इन विषयों पर भी विशेष प्रकाश डालेंगे तथा अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करेंगे। साथ ही कोरोना की आपदा का सामना करने के दौरान जन कल्याण कार्यों तथा वैक्सीनेशन में तेजी लाने के प्रयासों को भी आप रेखांकित करें। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत संबोधन में कहा कि यह सम्मेलन कोविड महामारी के कारण 2 वर्षों के बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और सभी राज्यों ने महामारी का सफलतापूर्वक सामना किया है। श्री शाह ने कहा कि 100 करोड़ टीकाकरण के बाद भारत महामारी से उबर रहा है। उन्होंने कहा कि समूचा विश्व कोविड के खिलाफ संघर्ष में सफलता के लिए भारत की सराहना कर रहा है। मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर और कई बार व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर भी राज्यों का मार्गदर्शन किया। और इस महामारी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यपालों के साथ भी बैठक कर कोविड महामारी के लिए राज्यपाल भवन, राजभवन क्या कर सकता है, इसके लिए भी बात की थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की 2 नवीन ग्राहक केंद्रित पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये पहल हैं आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास भी शामिल होंगे। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। देश में अब तक 1 अरब 10 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीका उपलब्ध करा रहा है। झारखंड में अब तक 2,14,64,600 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1,53,000 से अधिक लोगों को पहला डोज और 60,000 से ज्यादा लोगों को दोनों डोज मिल चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 13,091 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल कोरोना के 1,38,556 सक्रिय मामले शेष हैं। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.25% हो गया है, जो कि मार्च 2020 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,38,556 है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 14 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 19 संक्रमित कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 150 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज हर घर दस्तक अभियान को आगे ले जाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इस अभियान का उद्देश्य कोविड रोधी वैक्सीन की पहली डोज न लेने वाले सभी वयस्कों का टीकाकरण सुनिश्चित करना है। इस अभियान में उन लोगों को भी टीके लगाए जा रहे हैं जिनको दूसरी डोज लेने में देरी हो रही है। वर्चुअल बैठक के दौरान श्री मांडविया ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर घर दस्तक कोविड टीकाकरण अभियान के प्रति सहयोग की भावना के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि कोई भी परिवार टीकाकरण से छूट न जाए। राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज जुगसलाई आरओबी का औचक निरीक्षण किया और अधूरे पड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने ठेकेदार और पूरी टीम से आरओबी के अधूरे पड़े कारणों को समझा। श्री गुप्ता ने पूर्वी सिंहभूम सूरज कुमार से वार्ता की और समस्या के समाधान का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से आज नई दिल्ली स्थित आवास पहुंचकर झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने उनसे मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह एक अनौपचारिक मुलाकात थी। पद्म सम्मान पाने के बाद झारखंड लौटी सरायकेला खरसावां जिले की छुटनी देवी का रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर छुटनी देवी ने अपने अनुभव भी साझा किए। जो मेरे को आज 27 साल पहले जो हम दुखी थे, आज हम 2021 नवंबर में हम इतना खुश है, पहाड़ थप्पड़ फाड़ के मैं खुश हो गए। छुटनी देवी ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से उनकी क्या बातचीत हुई और एक साथ चाय पर उन्होंने कैसे इनका हौसला बढ़ाया। बोला तुम जो आप काम किए हैं झारखंड का लिए, उसका लिए धन्यवाद है, आप करते रहिए। तो हम मरते दम तक हम करते रहेंगे। वैसे तो यह पल समस्त झारखंड वासियों के लिए गौरव का है, लेकिन उनके परिजनों की खुशी का तो ठिकाना नहीं है। झारखंड का गौरव बढ़ाए कितना बहुत ही खुशी की बात है, जबकि एक डायन के ऊपर था, कलंकित वाला बात था, जिसमें हम लोग छोटे थे। हमारी माँ को गांव वालों ने जान मारने का भी हमला किया था। किसी तरह मेरी माँ ने जान रात के 12 बजे घर से निकली थी, जान बचा करके, और आज हम लोग को पढ़ा लिखा करके सभी बच्चे को ग्रेजुएट बनाया।
और माँ का जो संघर्ष रहा ये 1995 के बाद आज 1999 से लेकर के अभी 20-22 वर्षों का जो माँ का संघर्ष रहा वो तन मन धन से वो काम करती हो रहा है। बहुत खुशी, तभी ना हम इतना बच्चा उच्चा लेके आए हैं। हाँ। माँ इस उम्र में इतना अच्छा सम्मानित होके आई है, तो बहुत बहुत बधाई हो मम्मी के लिए। आज इतना बाल बच्चा को छोड़ के गांव को छोड़ के आई है और घरेलू हिंसा के बारे में इतना जब लड़ते दम तक लड़ते रही और अभी भी लड़ेगी। नवंबर भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया है। खूंटी जिले के उलिहातू गांव स्थित भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली में जयंती को लेकर व्यापक पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने आज खुद उलिहातू पहुंचकर सारी तैयारियों का जायजा लिया। उनसे खास बातचीत की हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार ने। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को गौरव दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान केंद्र सरकार की ओर से किया गया और यहां पर उनका जो जन्मस्थली है उलिहातू, वहां पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ खूंटी के उपायुक्त है, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये एक बड़ी उपलब्धि भी कह सकते हैं और एक बड़ा जो हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने एक बड़ा रिकॉग्निशन भी दिया है इनको। देखिए 15 नवंबर हमारे जनजातीय क्षेत्र के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है और यहाँ पे हर एक साल हम लोग बहुत धूमधाम से इस दिवस को मनाते हैं। इस बार मुख्यमंत्री के आने की सूचना यहाँ प्राप्त हुई है और सरकार का यह निर्णय है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है वो झारखंड स्तर पे पूरे राज्य स्तर पे जो उसका इनॉग्रेशन होना है, उद्घाटन होना है, वो खूंटी जिले के उलिहातू गांव से किया जाएगा जो बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ आएंगे और आगे कार्रवाई की जाएगी। तो गौरव दिवस को आप लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दिन भी ये है, झारखंड के लिए भी है और पूरे देश के लिए अब हम कह सकते हैं ये ऐतिहासिक दिन है। तो किस तरीके से उस दिन और भी बड़े कार्यक्रम यहाँ पर होंगे? देखिए एक सबसे पहले तो एक बहुत ही हम लोग के लिए सुखद क्षण है, एक महत्वपूर्ण क्षण है और क्योंकि इस तरह से एक रिकॉग्निशन दिया गया है हमारे जनजातीय बहुल क्षेत्रों को इससे, और जैसा कि राज्य सरकार द्वारा घोषणा भी की गई है कि इसको हम लोग विश्व पर्यटन के स्तर पे इसको हम लोग डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो उसको लेकर के भी यहाँ लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह है और जिस तरह के जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होते हैं या फिर जो भी इनके डेवलपमेंट के लिए जो भी स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च किया सकते हैं उसके हम लोग एक बार स्टडी कर रहे हैं। उसको स्टडी करते हुए उसको एक अंतिम प्रारूप विभाग के द्वारा दिया जाएगा। खूंटी को एक राष्ट्रीय पटल पर लाना आप लोग के लिए कितना गौरवान्वित करने की वाली बात है? आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर जिस तरह से हम लोग अपने लोकल लीडर को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आज़ादी के टाइम पे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका जो रखी गई थी उसको हम लोग याद करने की कोशिश कर रहे हैं और जनमानस पटल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको लगता है उसको लेकर के यह एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस रहेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको बहुत ही भव्य तरीके से इसको मनाएं। तो बहुत ही भव्य तरीके से मनाने की तैयारी खूंटी में भी की जा रही है, उनके जन्मस्थली में भी की जा रही है। हम शशि रंजन जी से बात कर रहे थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से जो राज्य सरकार की भी जो बहुत प्रतीक्षित जो बहुत सारी योजनाएं हैं, सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं हैं, उनको भी जनमानस तक उस दिन पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। अपने सहयोगी ज्योत्सना के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, उलिहातू, खूंटी। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते एक छोटा सा विराम। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आगे की ओर। इधर झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है। श्री उरांव ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस फैसले से पूरे देश के जनजातीय समाज को सम्मान देने का काम किया गया है। अप्रतिम सम्मान दिया है और यह सम्मान हमारे झारखंड के वीर सपूत धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जो जयंती है, जन्म दिवस है, 15 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर
जनजाति गौरव दिवस के रूप में अपने कैबिनेट में पास कराकर इसको घोषित कर दी है। निश्चित तौर पर यह जनजाति समाज के लिए अत्यंत ही गौरव की बात है। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने और पारण के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न हो गया। इसके साथ छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास भी खत्म हो गया। लोक आस्था का महान पर्व छठ आज संपन्न। 36 घंटे के अटूट निर्जला व्रत के बाद छठ व्रतियों ने आज उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया। कपकपाती ठंड के बीच भीगे वस्त्रों में व्रती जलाशयों में हाथ जोड़े सूर्य देवता की प्रतीक्षा में थे। तब भगवान भास्कर ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर उनका व्रत पूरा किया। करने वाला के लिए कोई कठिन नहीं है। माथे पर डलिया लेकर छठ व्रती जब घाट पहुंचे तो वहां सेवादारों की भी कमी नहीं थी। कोई ढोल बजाकर तो कोई ताशे बाजे से उनका स्वागत कर रहा था। दूध, गंगा जल और हवन सामग्रियों का वितरण किया जा रहा था तो आगंतुकों के लिए निःशुल्क की भी व्यवस्था थी। सुरक्षा कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हिंदू पर्वों में छठ सबसे कठिन व्रत है। यह बिना भेदभाव संपूर्ण विश्व को अपने प्रकाश से आलोकित करने वाले एकमात्र साक्षात देवता सूर्य की आराधना है। धरती के समस्त प्राणियों को जीवन ऊर्जा देने के लिए कृतज्ञता का भाव भी है छठ। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। देवी अन्नपूर्णा की कनाडा से प्राप्त की गई मूर्ति आज वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित और प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी गई। इससे पहले केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी कृष्ण रेड्डी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान तथा हरदीप पुरी ने नई दिल्ली की राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति की पूजा की। तो ये जो नेतृत्व है वो क्या चाहता है और कैसे काम होना चाहिए, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उस अनुसार काम करता है। तो कहीं इस बारे में लोग तो सम्मिलित थे देश की धरोहर को बाहर स्मगल करने में और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, मगर अब समय बदला है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और साथ ही देश की धरोहर को वापस देश में लाया भी जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र के सुदूर क्षेत्र में स्थित पोड़ंगेर गांव में कल देर रात 3 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है यह हत्या आपसी रंजिश के कारण हुई। मृतक एक ही परिवार के बताए जाते हैं। नीचे स्टोरी देखे। चतरा के गिद्धौर थाना क्षेत्र के बारियातू पंचायत स्थित जमुआ गांव में आज छठ का उत्सव मातम में उस वक्त तब्दील हो गया जब अर्घ्य अर्पित करने छठ तालाब पहुंचे गांव के एक युवक की मौत तालाब में डूबने से हो गई। मृतक बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक केंद्र का संचालक था। बाद में गोताखोरों की टीम की मदद से शव को तालाब से बाहर निकाला जा सका। सुबह जो है सो ये लड़का अर्घ देने गया था घाट पर। अर्घ देने से पहले स्नान करने के क्रम में करीब 5:45 बजे की घटना है कि ये तैर रहा था तालाब में और उसी बीच जो है सो अचानक से डूब गया और फिर है सो बाहर नहीं निकल पाया। बहुत खोजबीन गांव वाले लोग किए लेकिन गांव वाले सफल नहीं हो पाए। फिर जो है सो करीब 3 घंटा के बाद काफ़ी मशक्कत के बाद 9 बजे करीब चौपारण की NDRF की टीम आई और वही लोग जो है सो फिर शव को बाहर निकाले। राज्य में अगले 2-3 दिनों में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 13 नवंबर को राज्य के दक्षिणी तथा मध्य भाग में कहीं कहीं पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि 14 नवंबर को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। जो डिप्रेशन बना हुआ है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मूव करता हुआ आज शाम को वो नॉर्थ तमिलनाडु और साउथ आंध्र प्रदेश के होते हुए गुजरेगा और आज शाम को
उसके गुजरने की संभावना जताई जा रही है। और बात करें तो आने वाले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान की, तो 11-12 ये जो 2 दिन है मौसम शुष्क ही रहेगा। जेपीएससी 7वीं से 10वीं तक का पीटी रिजल्ट रद्द करने को लेकर परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने आज रांची में बापू वाटिका के समक्ष धरना दिया। चोर अधिकारी नहीं चलेगा, के साथ अन्याय नहीं चलेगा। जी, हमारे आंदोलन की रूपरेखा ये है कि ये आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा। ये हम सिर्फ अपनी डिमांड रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह की जो रिजल्ट्स हैं वो रद्द किए जाएं जल्द से जल्द और दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। जी, आज हम लोग लगातार 11वें दिन से सरकार को विवादित 7वीं जेपीएससी जो गड़बड़ी हुई है उसके खिलाफ हम लोग अपना आग्रह कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं सुनी। इसलिए हम लोग अपना आंदोलन का स्वरूप बदलते हुए 15 नवंबर जिस दिन राज्य का स्थापना दिवस है, बिरसा मुंडा का जयंती है, उस दिन हम लोग लाखों की तादाद में स्टूडेंट एकत्रित होकर अपना एकता का परिचय देकर सरकार से हम लोग दबाव बनाएंगे। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन आज लोहरदगा टोरी रेलखंड से शुरू हो गया। राजधानी एक्सप्रेस के नए रेलखंड पर चलने से दिल्ली पहुंचने में 3 घंटे की बचत होगी। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि रांची लोकसभा क्षेत्र की जनता की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। सांसद ने इसके लिए रांची लोकसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताया है। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। यह दिवस 2008 से मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर मनाया जाता है। मौलाना आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक देश सेवा की। वे समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। मौलाना आजाद विद्वान ही नहीं थे बल्कि शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध थे। प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को स्कूलों में रुचिपूर्ण और ज्ञानवर्धक गोष्ठियां, परिसंवाद, निबंध लेखन प्रतियोगिता और रैलियां आयोजित की जाती है। विद्यार्थी और शिक्षक एक साथ मिलकर साक्षरता के महत्व तथा शिक्षा के सभी पहलुओं के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता के बारे में विचार विमर्श करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस स्वतंत्र भारत की शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में मौलाना अबुल कलाम आजाद के महत्वपूर्ण योगदान के प्रति श्रद्धांजलि है। आजादी के सफर के आज की कड़ी में जानिए मौलाना अबुल कलाम आजाद और आचार्य कृपलानी के बारे में। में मक्का में जन्मे अबुल कलाम आजाद ने अपने पिता और अन्य शिक्षकों से कलकत्ता में घर पर पारंपरिक इस्लामी शिक्षा प्राप्त की। वे अरबी, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, फारसी और बंगाली जैसी कई भाषाओं के अच्छे जानकार और एक विख्यात विद्वान तथा कवि थे। उन्होंने धर्म और जीवन के संकीर्ण दृष्टिकोण से अपनी मानसिक मुक्ति के संकेत के रूप में उपनाम आजाद को अपनाया। मौलाना अबुल कलाम आजाद कम आयु से ही पत्रकारिता और राजनीति में सक्रिय हो गए थे। वे बंगाल के 2 प्रमुख क्रांतिकारियों अरबिंदो घोष और श्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती से प्रेरित होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। 2 वर्षों के भीतर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पूरे उत्तर भारत और बॉम्बे में गुप्त क्रांतिकारी केंद्र स्थापित करने में मदद की। 1912 में मौलाना आजाद ने उर्दू में अल हिलाल नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की। सरकार ने 1914 में अल हिलाल पर प्रतिबंध लगा दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भारतीय राष्ट्रवाद और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रचार के समान मिशन के साथ एक और साप्ताहिक अल बालाग निकालनी शुरू की। 1916 में सरकार ने इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया और मौलाना अबुल कलाम आजाद को कलकत्ता से निष्कासित कर दिया गया। खिलाफत आंदोलन के दौरान मौलाना आजाद महात्मा गांधी से मिले। उनके आदर्शों से प्रभावित होकर वो 1920 में कांग्रेस में शामिल हो गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 में 35 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। उन्हें 1920 और 1945 के बीच अलग अलग आरोपों में कई बार जेल भेजा गया, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी भी शामिल था। उन्होंने एक ऐसे भारत की परिकल्पना की थी जो विभाजन का कड़ा विरोध करते हुए हिंदू और मुस्लिम दोनों को गले लगाए। कल तक जब तक कि आजादी हमारे हाथ में न थी,
आपके मुल्क का क्या हाल था? वो अपनी किस्मत का मालिक नहीं था, उसकी किस्मत दूसरों के हाथों में थी। आपका अमन भी आपके कब्जे में न था, आपकी बेअमनी भी आपके कब्जे में न थी। जब कभी मुल्क में बदअमनी होती थी तो आप अपने तरफ नहीं देखते थे, उनके तरफ देखते। जब आपको कोई तकलीफ और परेशानी होती थी, आप उनके आगे मजबूर होते थे कि अपना हाथ बढ़ाएं। लेकिन आज वो नहीं, आज अपनी किस्मत के आप खुद मालिक हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद संविधान सभा में विशेषकर शिक्षा से संबंधित चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। उनका मानना था कि एक राष्ट्र के रूप में भारत को उच्च शैक्षिक मानकों की आकांक्षा करनी चाहिए। 1947 से 1958 में अपनी मृत्यु तक देश के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की हिमायत की, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा सभी नागरिकों का अधिकार है। अबुल कलाम आजाद ने अशिक्षित वयस्कों की शिक्षा के लिए वयस्क शिक्षा बोर्ड की स्थापना की। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय विज्ञान संस्थान तथा IIT जैसे अन्य शिक्षण संस्थानों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 22 फरवरी 1958 को अंतिम सांस ली। उनकी आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम 1959 में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। उन्हें 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के कारण 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद, स्वतंत्रता कार्यकर्ता आचार्य JB कृपलानी की जयंती भी है। आचार्य कृपलानी के नाम से विख्यात जीवतराम भगवान दास कृपलानी का जन्म 1888 में हुआ था। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह से शामिल होने से पहले 1912 से 1927 तक विभिन्न संस्थानों में शिक्षक के रूप में सेवाएं दी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। 1922 के आसपास जब वो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ में पढ़ा रहे थे तो उन्होंने आचार्य की उपाधि हासिल की। गांधी जी से प्रेरित होकर वो 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और असहयोग आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आचार्य कृपलानी का विवाह उन्हीं के समान व्यक्तित्व की धनी गांधीवादी कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी से हुआ था। आचार्य JB कृपलानी संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के लिए चुने गए। वे मौलिक अधिकारों पर उप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान सभा में प्रस्तावना पर अपने विचार व्यक्त किए। 1946 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन कार्य समिति की भूमिका पर पार्टी के सदस्यों के साथ बढ़ते मतभेदों के कारण 1 साल बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जल्द ही कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कड़े आलोचक बन गए। आचार्य कृपलानी का 19 मार्च 1982 को 93 वर्ष की आयु में अहमदाबाद में निधन हो गया। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपालों और उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन राष्ट्रपति भवन में शुरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने कार्यों के लिए कोविड योद्धाओं की सराहना की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। कोविड रोधी वैक्सीन की पहली डोज न लेने वाले सभी वयस्कों के टीकाकरण पर दिया बल। रांची नई दिल्ली राजधानी स्पेशल ट्रेन वाया बरकाकाना की जगह लोहरदगा टोरी होकर हुई रवाना, समय की होगी बचत।
और राज्य के विभिन्न हिस्सों में 13 और 14 नवंबर को हल्की बारिश की संभावना। 17 नवंबर से मौसम होगा साफ।